Manti Puchi, yes. Okay. So finally we are live and we are going to start in a minute. तो बच्चे कल की डेट में हम लोगों ने जो स्टडी किया था इट वाज माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो मैंने आपको बच्चे बैक टू बैक 2 वीडियोस भेजी, जिसके अंदर सबसे पहले तो पावर ऑफ लेंस डिस्कस किया हुआ और उसके बाद में सीधा हमने टॉपिक शुरू किया था विच वाज सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर बच्चे कुछ पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले देयर वर सर्टेन पॉइंट्स और उन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा एक बार मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और इंट्रोडक्शन के बाद में बेटा फिर हम आज उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। एंड मैंने आपको जैसे पहले ही बताया 2:30 बजे मैसेज किया था कि जिन लोगों ने वो रिकॉर्डिंग नहीं देखी है वो प्लीज़ रिकॉर्डिंग देख ले, उसके बाद में दिस क्लास विल बी यूजफुल फॉर यू पीपल, क्योंकि इस क्लास के अंदर बेटा मैं वो टॉपिक दोबारा से रिपीट नहीं करने वाला, क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैं आपको बना के भेज चुका हूँ, ठीक है। प्लीज़ 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 गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक जो है आई मीन ये न्यूमेरिकल जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मोरोवर ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी लाइव भी और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है। तो जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग कल की नहीं देखी है तो वो इस वीडियो को आई मीन इस लेक्चर को उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद में देखें, तब जाके तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। एंड इफ यू हैव सीन दोज रिकॉर्डिंग्स जो मैंने कल भेजी हैं देन वेल एंड गुड, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। मैं एक बार फटाफट रिकॉल कर देता हूँ कि जो मैंने कल के वीडियो में बताने की कोशिश करी है। सबसे पहले बेटा कल की वीडियो में मैंने बताया आपको कि नियर पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द नियर पॉइंट, मैंने उसमें ये बताया। तो नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई, इसको हम बच्चे बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि ये ऐसा पॉइंट होता है किसी नॉर्मल आई के लिए जहां पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियरली आपको दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूं बच्चे, ठीक है, दिस इज माय लोकेशन, ओके। तो यहां से मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट सपोज कर लो 200 मीटर की दूरी पर रखा है तो मेरे को दिखाई दे रहा है 200 मीटर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है। मैं ऑब्जेक्ट को और पास में लेकर आया, मैं ऑब्जेक्ट को लेकर आया 100 सेंटीमीटर पे, ये 100 मीटर पे लेकर आया, ठीक है। अभी का ऑब्जेक्ट मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है, सेम ऑब्जेक्ट है, मेरे को अभी भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको और पास में लेकर आता हूं और मैं इसको पास लेते लेते बेटा मैं यहां पे ले आया। नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट 100 सेंटीमीटर। पहले 200 मीटर पे मेरे को ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा था, अब मैं इसको 100 मीटर पे ले आया, 100 मीटर पे भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको 100 सेंटीमीटर पे ले आया, यानी कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे ले आया, अभी भी मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको ऑब्जेक्ट को यहां ले आता हूं, ठीक है। दिस डिस्टेंस फ्रॉम द ह्यूमन इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन फ्रॉम द ह्यूमन। तो अब मेरे को ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है, नो डाउट। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर पे, 100 मीटर पे, 200 मीटर पे मेरे को ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी क्लियर है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट क्लियर है, यहाँ पर भी क्लियर है। CLR का मतलब है क्लियर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, CLR मींस क्लियर। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है। बट क्या होता है अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को और आगे ले आता हूँ, सपोज कर लो मैं इस ऑब्जेक्ट को ले आया यहाँ पे से इट इज 15 सेंटीमीटर। अब जब मैं ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पे लाता हूं तो ऑब्जेक्ट मेरे को क्लियरली दिखाई नहीं देता, मतलब मेरी आंखों में धुंधलापन आ जाता है। ऑब्जेक्ट मुझे जो है वो ब्लरी दिखना शुरू होता है, ऑब्जेक्ट इज नाउ ब्लर्ड। अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारे लिए, ब्लर्ड हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, मतलब उसकी विजन या उसका जो इमेज है वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो जो हमारा नॉर्मल आई होता है उसके लिए जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। और इसको बेटा हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से डिनोट करेंगे, इस बात को समझ लेना चाहिए, राइट। एक तो ये बात मैंने कल बताई थी आपको। और उसके बाद सेकंड पॉइंट था मेरे पास फार पॉइंट। क्या था मेरे पास, फार पॉइंट फॉर द ह्यूमन आई। तो बेटा फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई द फार पॉइंट इज, फार पॉइंट क्या होता है फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई, द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। मतलब कि ये जो पॉइंट, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, अब मैं ये सारे ऑब्जेक्ट इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये सारी पोजीशन मैंने इरेज कर दी। नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट
25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर, इसको हम बोल रहे हैं नियर पॉइंट। तो बेटा ये नियर पॉइंट और यहाँ कहीं पे जाके ये फार पॉइंट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एफ, जिसको मैंने बोला फार पॉइंट। और फार पॉइंट नॉर्मल है कहां पे होता है बेटा? इन्फिनिटी। फार पॉइंट कहां पे है? इन्फिनिटी पे है। तो नॉर्मल पॉइंट यानी नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में क्या है बेटा? हमारा रेंज ऑफ विजन है, रेंज ऑफ विजन। यानी अगर हमें किसी चीज को देखना है तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट। यानी अगर ऑब्जेक्ट फार और नियर के बीच में रखा हुआ है तब जाके आपको उसकी इमेज क्लियरली दिखाई देती है। लेकिन क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट को आप फार पॉइंट से भी दूर ले जाओ या आप इसको इससे और पास में ले आओ, नियर पॉइंट से और पास ले आओ, तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो मेन बात यहाँ पे है, फार पॉइंट क्या होगा नॉर्मल आई का? इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट क्या होगा नॉर्मल आई का? 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हम एवरेज एडल्ट की बात कर रहे हैं, फॉर एवरेज एडल्ट, ठीक है बेटा, एवरेज एडल्ट की बात कर रहे हैं। बच्चों और बूढ़ों में ये वैल्यू अलग अलग होती है। बच्चों में ये वैल्यू 25 सेंटीमीटर से कम होती है और बूढ़ों में ये वैल्यू 70-75 तक जा सकती है। बट नॉर्मल जो अडल्ट है, लाइक जिनकी एज 18 से लेकर के 40 के बीच में है, उनके लिए जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर तक रहता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई है? अगर समझ आ गई है तो बेटा फटाफट मेरे को मैसेज कर दो ग्रुप के अंदर कि सर यहाँ तक क्लियर है, आप आगे चलिए, ठीक है, जिस रिप्लाई में कि इज इट क्लियर और नॉट, सो दैट अगर ये क्लियर है बच्चे तो मैं अपना टाइम सेव करता हूँ और आप लोगों को आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके चलता हूँ। फटाफट रिप्लाई कर दो। तो नियर पॉइंट तो ये हो गया बेटा। अब नियर पॉइंट के बाद क्या पॉइंट आता है? नियर पॉइंट, फार पॉइंट आपको बता दिया। उसके बाद बेटा मेन इसमें एंगल ऑफ विजन, जिसको विजुअल एंगल को बताया था मैंने, एक बार फिर से बता देता हूं। विजुअल एंगल वो एंगल होता है जहां पे ऑब्जेक्ट आपको दिखाई, या जो एंगल हमारा ऑब्जेक्ट हमारी आंखों में बनाता है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट और ये हमारा क्या बेटा? ह्यूमन आई है, ठीक है, ये हमारा ह्यूमन आई है, ओके। तो ये मैंने ह्यूमन आई बना दी है। तो ये तो इसका स्ट्रेट लाइन हो गया इस तरह से करके, ये ऐसे आप बना लो। ये स्ट्रेट एक्सिस होगी, इसको आप लाइन ऑफ साइट बोल सकते हो, लाइन ऑफ साइट, स्ट्रेट लाइन। और ये ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ये जो ये एरो है, ये एरो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल आंख के ऊपर? दैट इज एंगल अल्फा या एंगल थीटा या व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ विजन या विजुअल एंगल। अब एक बात का ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था कि एंगल ऑफ विजन, या फिर हम इसको विजुअल एंगल बोलते हैं, विजुअल एंगल, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट, ठीक है। जितना विजुअल एंगल बड़ा बनेगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको उतना बड़ा दिखाई देगा। तो वो कौन सा डिस्टेंस है जहां पे आपको ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा दिखाई देगा? तो वो डिस्टेंस है नियर पॉइंट, या हम उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, जो कि हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। तो इस डिस्टेंस में यहाँ पे ये डी जो है हमारा 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको सबसे बढ़िया दिखाई देगा। द बेस्ट इमेज यू विल बी ऑब्टेनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट द नियर पॉइंट। अगर इससे आगे ऑब्जेक्ट जाएगा तो क्या होगा? इमेज तो बड़ी बन जाएगी, लेकिन उस कंडीशन में हमारी आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा और इमेज जो है वो ब्लरी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। नो डाउट ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा, लेकिन वो ब्लर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, या उसकी जो इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर वो ब्लर हो जाएगी, क्योंकि हमारी आंखें जो है उसमें जो लेंस लगा है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये बेस्ट डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर का, जहां पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसकी सबसे बढ़िया क्वालिटी की इमेज बन जाती है, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट को मैं दूर ले जाऊंगा, मान लो ऑब्जेक्ट मेरा यहां चले गया, ऑब्जेक्ट का हाइट वही है, ऑब्जेक्ट का हाइट अभी भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन अभी देखिए जो विजुअल एंगल है वो डिफरेंट हो गया। पहले विजुअल एंगल इतना था, इतना बड़ा, अब विजुअल एंगल इतना हो गया, इसको बीटा बोला, तो बीटा बेटा लेस देन अल्फा हो गया। तो बीटा लेस देन अल्फा हो गया, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो आपको छोटा दिखाई देगा। सिंपल सी बात है। अभी मेरे पास ये मार्कर है, अभी यहाँ रखा है, ये मार्कर मेरे को बेस्ट साइज का दिखाई दे रहा है।
अभी यहाँ रखूंगा तो अभी भी बस दिखाई दे रहा है, अभी डिस्टेंस करीब 25 सेंटीमीटर है, लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ तो मुझे थोड़ा आंखों में धुंधलापन सा फील हो रहा है, मतलब मुझे इसका इमेज जो है प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, एंड मोरओवर ब्रेन पे स्ट्रेस पड़ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि इसका मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है जहां पे मैं इसको क्लियरली देख सकता हूं। अब 25 सेंटीमीटर से दूर लेके जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट का साइज मेरे लिए छोटा होता जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ से खड़े होकर छत पे खड़े हो जाओ और घंटाघर, क्लॉक टावर उसको देखो तो वो घंटाघर आपको बड़ा छोटा सा दिखाई देगा, इतना सा। आप चाहोगे तो उसको ऐसे 2 उंगलियों से करके ऐसे नाप सकते हो, लेकिन क्या आप असल में 2 उंगलियों से नाप सकते हो? आंसर इज नो, यू कैन नॉट, बिकॉज असल में वो बड़ा है, असल में वो बड़ा है। क्यों बड़ा है वो तो बनाने वाले जानते हैं कि वो क्यों बड़ा है, लेकिन बात ये मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा हुआ है वो आपकी आंखों के ऊपर एक एंगल सबटेंड करता है सर्टेन, और वो एंगल डिटरमाइन करेगी कि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होगा। मोर एंगल मोर इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो फटाफट मुझे रिप्लाई कर दो ग्रुप के अंदर। इज इट क्लियर नाउ? यस, जयंत, श्वेता, आम्या, सुकृति, लक्ष्य, जो को भी देख रहा है प्लीज रिप्लाई कर दो अगर ये बात समझ में आ रही है तो बेटा ये विजुअल एंगल का सारा खेल होता है। तो विजुअल एंगल जितना अच्छा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना बेटर आपको इमेज जो है वो दिखाई देती है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, व्हिच इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होती है? देखो बेटा, जब मैं माइक्रोस्कोप वर्ड बोलूंगा हाँ जी बेटा, जब मैं वर्ड माइक्रोस्कोप बोल रहा हूँ ना तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे माइक्रोस्कोप 2 तरह के होने वाले हैं। वन इज दैट माइक्रोस्कोप जो कि एक फार्मिस्ट यूज करता है, जो हाथ की रेखाओं को देखता है ऐसे करके, ठीक है। और एक माइक्रोस्कोप है जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स या बायोलॉजी के टीचर्स अपना लैब के अंदर यूज करते हैं टू सी द व्हाट यू कॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो बायोलॉजी लैब में यूज करते हैं। और जो पामिस्ट यूज करता है दैट इज कॉल्ड द सिंपल माइक्रोस्कोप, या हम उसको सिंपली मैग्नीफाइंग ग्लास बोलेंगे। तो बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास करता क्या है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बड़ा करके दिखाता है आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप जो होता है या मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा करके दिखाता है आपको, लाइक इस तरह से। और जो ये बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप है या मैग्नीफाइंग ग्लास इसको बोल देते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास ये क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक है, शॉर्ट फोकल लेंथ। एक कॉन्वेक्स लेंस होगा बेटा जिसका फोकल लेंथ शॉर्ट होगा। अब तुम्हारे मन में कई बार क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाई शॉर्ट फोकल लेंथ, व्हाई नॉट लार्ज फोकल लेंथ? तो देखो बेटा, जो माइक्रोस्कोप वर्ड है ना या जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे आप छोटी ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखते हो, लाइक कोई बुक रीडिंग करनी है आपने या कोई बारीक काम करना, जैसे कि आपने देखा होगा घड़ी की दुकानों पे जो वॉच मेकर्स होते हैं, है ना, वो घड़ी के पार्ट्स बहुत छोटे होते हैं तो वो आंखों में ऐसे वो दूरबीन से लगा के मतलब काम करते हैं, क्योंकि वो पार्ट्स बहुत छोटे होते हैं तो उनको मैग्नीफाइड व्यू चाहिए होता है। तो मैग्नीफाई करने के लिए, मैग्नीफाई मतलब बड़ा करने के लिए जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? मैग्नीफाइंग ग्लास ऑब्जेक्ट जो भी ओरिजिनल है उसको मैग्नीफाई कर देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाई शॉर्ट फोकल लेंथ वाला लेंस हम यूज करें? तो देखो यार, इसमें ना छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास है, तुम हाथी को देखोगे नहीं, ठीक है, या ऊंट को देखोगे नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास आप तब यूज करते हैं जब आपको कोई छोटी चीज देखनी हो, और जब आप छोटी चीज देखेंगे बेटा तो उसका विजुअल एंगल भी छोटा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आप छोटी ऑब्जेक्ट को देखते हो, लाइक बुक में कोई अक्षर है या घड़ी का कोई छोटा सा पार्ट है, कोई छोटी सी गरारी है, गियर है,
या छोटा सा डायल है उसको एनालाइज करना है, तो वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। और कभी भी देखना, कभी मैग्नीफाइंग ग्लास से दूर से नहीं देखते कि ऑब्जेक्ट वहां रखा जो ऐसे देख रहे हैं, ऐसे नहीं, ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में लेकर आते हैं ऐसे करके, ऐसे मतलब कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में रखते हैं और ऐसे करके देखते हैं। समझ पा रहे बात को? यानी कि ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस ना बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लेंस यहां रखा और ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ऐसे नहीं, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस छोटा रखते हैं, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं, तो डिस्टेंस कम रखेंगे, डिस्टेंस कम रखेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपको एक शॉर्ट फोकल लेंथ वाला लेंस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पहली बात तो ऑब्जेक्ट छोटा होना चाहिए, दूसरी चीज या छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं, और दूसरी चीज बेटा ये है कि इस केस में ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत दूर नहीं है, या जिस चीज को आप देखते हो लेंस को उसके पास में रखते हो, बहुत दूर नहीं लेकर रखते, राइट। इसीलिए कल मैंने आपको बताया था कि जो ये हमारा लेंस होता है, ठीक है, उसका ये बड़ा फोकस है, फोकस एफ, और इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, यही बताया था मैंने। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि यार भाई सर ने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा था, इसके पीछे रीजन है क्योंकि असल में आप छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस का यूज करते हो या मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हो। तो बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मान लो ये, ठीक है, और ये मेरा लेंस है, तो मैं ऐसे यूज कर रहा हूं, तो जो ये लेंस है ना, ये लेंस है, तो ये लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है मेरा हाथ। अभी जो इस लेंस का फोकस है ना, वो इस ऑब्जेक्ट के पीछे है, तभी तो ये मेरे को बड़ा इमेज दिखाएगा। अब 10th क्लास में हमने केस पढ़ा था कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करता है तो उसकी वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट और एनलार्ज बनती है। ये क्लास 10th में आता है। और मैंने आपको जब ये रे ऑप्टिक्स शुरू कराई थी तो बताया था कि 6 केसेस है कॉन्वेक्स के और 2 केसेस है कॉन्केव के, उसको कर लेना आप। अब पता नहीं तुमने किए या नहीं किए, बट एक बार कर लोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो ये ऑब्जेक्ट है, अब कितनी रेस चाहिए रे डायग्राम बनाने के लिए? 2 रेस चाहिए। तो एक रे बेटा मैं ये बना देता हूं और एक रे मैंने ये उठा ली, ठीक है। तो ये रे ऐसे करके निकल जाएगी यहीं से, ठीक है, ऐसे करके। तो ये रे हमने ऐसे आगे की तरफ निकाल दी। अब ये डेफिनेटली कहां निकलेगी? ये रे जाके फोकस से पास करेगी क्योंकि ये पैरेलल थी, राइट। अब इन दोनों रेस को अगर पीछे की तरफ बेटा बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दूं तो ये इस तरह से रेस पीछे की तरफ चलेगी और ये वाली जो रेस है कि यहां आके मीट कर जाती है। तो यहां कहीं पे मुझे ना बड़ा सा इमेज जो है वो दिखाई देगा। अगर ये AB है तो मेरे पास ये हो गया A डैश B डैश, दिस इज वर्चुअल एंड ए लार्ज इमेज, ये इमेज बनती है। और इमेज कहां बनती है बेटा? इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी कि दिस इज इक्वल टू कैपिटल B। ये भी बताया था रिकॉर्डिंग में, सारी चीजें बता रहा हूं, मैं रिकॉल कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे आ गया, ठीक। अब इसके बाद इसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता है U, ठीक है। एंड अब इसमें एक टर्म थी बेटा मैग्निफिकेशन, इसको मैग्निफिकेशन भी क्या बोलते हैं? इसको मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं, ठीक है, और इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। देखो अभी तक आप लोगों ने जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला स्टडी किया था वो फार्मूला था HI/H0 = B/U। आपने अब तक मैग्निफिकेशन क्या पढ़ी थी? B/U = हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने ये फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन स्टडी किया था, ठीक है, ये फार्मूला सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लीनियर मैग्निफिकेशन होती है। यहां पे हम विजुअल एंगल के टर्म्स में मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं, उसको हम एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होती है M, इसको मैं लिखूंगा बेटा बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा। तो बीटा क्या होता है? बीटा इज द विजुअल एंगल मेड बाय द इमेज on eye when seen through the lens या माइक्रोस्कोप, when seen through the माइक्रोस्कोप, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा। क्या है? अल्फा इज द विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट at
आई डायरेक्टली। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। बीटा वो एंगल है जो कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इमेज बनाती है किस पे, आई के ऊपर। जैसे ये इमेज है, इस इमेज ने कितना एंगल यहां बनाया, आई के ऊपर। बेटा तुम यहां पर हो, ठीक है, यू आर हियर, तुम्हारी आई है, ठीक है। तो बेटा तुम यहां से देख रहे हो इसको, तो ये जो एंगल इमेज बना रहा है यहां पे, दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा, दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा। एंड इमेज मस्ट बी एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक, दूसरा है अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई डायरेक्टली। मतलब कि डायरेक्टली जो एंगल हमारा ऑब्जेक्ट बनाता है आंखों पे, दैट इज कॉल्ड द विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज अल्फा। अल्फा बेटा बनता है आंखों पे डायरेक्टली। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको नेकेड आई से देख रहा हूं, दिस इज मी एंड मैं नेकेड आई से देख रहा हूं। अब मैं नेकेड आई से देख रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली मेरी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है, दैट इज अल्फा। बट अगर मैंने बीच में एक लेंस लगा दिया, मैंने बीच में एक लेंस लगा दिया, ऐसे ये लेंस लग गया, अब मैं ऑब्जेक्ट को इस लेंस के थ्रू देख रहा हूं, तो मुझे इसकी इमेज दिखाई देगी। मुझे ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे इसकी इमेज दिखाई दे रही है जो कि बड़ी होकर दिखाई दे रही है। तो वो इमेज इस लेंस के थ्रू मेरी आंखों पे कितना एंगल बनाती है, वो बीटा है। याद रखना, जो अल्फा एंगल है बेटा, अल्फा एंगल डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाता है आंखों पे। ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, और ये हमारा क्या है बेटा, आंखें हैं, ठीक है, ये हमारी आंखें हैं। तो ये एंगल आंखों पे जो डायरेक्टली बनता है उसको बोलते हैं अल्फा, डायरेक्टली बोलते हैं अल्फा। अब सबसे बढ़िया एंगल कब बनेगा, सबसे बढ़िया एंगल कब बनता है नेकेड आइज के लिए, जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो, नियर पॉइंट में पड़ा हो। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है कितने होनी चाहिए, नियर पॉइंट, यानी कि 25 सेंटीमीटर। अल्फा इज दैट एंगल subtended by the object directly on the eye when the object is placed at near point। तो ये सारी बातें कल मैंने बता रखी थी, मैंने एक बार रिकॉल कर दिया फटाफट। अब सीधा आता हूं फॉर्मूला, डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, सीधा फॉर्मूले पे आ रहा हूं। तो कल मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक फॉर्मूला था फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और एक फॉर्मूला था फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो देखो बेटा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब आती है, फटाफट रिप्लाई करो, क्या कोई डाउट है? फटाफट रिप्लाई करो, कोई डाउट है किसी को? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एंड मिनिमम मैग्निफिकेशन, तो बेटा उसका फॉर्मूला हमने ग्रुप में बताया था, हमें रिकॉर्डिंग में बता रखा है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब आती है और मिनिमम मैग्निफिकेशन कब आती है। देखो बेटा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए आपका जो इमेज है वो बनना चाहिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी कि जहां पे आपको सबसे बढ़िया ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वो डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर, जिसको आप नियर पॉइंट बोलते हो। तो इमेज भी अगर नियर पॉइंट पे ही बनती है तो आपको सबसे बढ़िया उसका विजुअल एंगल दिखाई देगा। तो बेटा ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ये कुछ भी नहीं करता सिवाय एक काम के, सिवाय एक काम के। वो कौन सा काम है भाई? वो काम है कि ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ये विजुअल एंगल को बढ़ा देता है। जैसे मैंने क्या बताया, m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। तो अल्फा को आप चेंज नहीं कर सकते, अल्फा आपको क्या है, कांस्टेंट है ना, अल्फा तो कांस्टेंट है भाई। जब ऑब्जेक्ट को नेकेड आई से देख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको नेकेड आई से देख रहे हैं, जो एंगल बना रहा है आंखों पे दैट इज अल्फा, और वो कांस्टेंट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स है, राइट। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास करता क्या है, उस विजुअल एंगल को यानी अल्फा को बढ़ा देता है। कितना टाइम बढ़ाएगा, यानी कि ये बढ़ाएगा m टाइम्स ऑफ अल्फा। मैग्नीफाई करता है किसको, अल्फा को, अल्फा को मैग्नीफाई कर देगा तो मैग्नीफाई होकर तुमको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल ये एंगल यहां पे मान लो, अगर एंगल 10 डिग्री बना रहा था, ये ऑब्जेक्ट जो है यहां रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पे, ये मेरी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है, 10 डिग्री एंगल बना रहा है। अब मुझे इसकी इमेज को इतना बड़ा देखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लेंस लगाऊंगा यहाँ पे। अब वो लेंस का मैग्नीफाइंग पावर जो है मान लो 2 है, कितना है, अगर लेंस का मैग्नीफाइंग पावर 2 है, अगर लेंस का मैग्नीफाइंग पावर 2 है
ठीक है। तो m अगर 2 लेते हैं बेटा तो उस केस में बीटा जो होगा मेरा क्या बन जाएगा m into अल्फा, यानी कि 2 into अल्फा कितना है 10 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री जो है वो मैग्निफिकेशन बन गई, या सॉरी विजुअल एंगल बन गया। तो जो ऑब्जेक्ट 10 डिग्री बना रहा था एंगल, अब वो ऑब्जेक्ट कितना बनाएगा एंगल 20 डिग्री। तो 20 डिग्री बनाया मतलब कि अब मैंने बताया था विजुअल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। तो विजुअल एंगल बढ़ गया तो हाइट भी ऑब्जेक्ट की बढ़ जाएगी, मतलब इमेज आपको बड़ा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बोलो भाई डाउट कोई है? बोलो भाई कोई डाउट है किसी को? ओके ओके ग्रेट। चलो न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो बेटा सबसे पहले न्यूमेरिकल है, या इसका फार्मूला जो लिख देता हूं मैं, फार्मूला फॉर मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन। मैंने कल का जो सारा लेक्चर था वो मोटा मोटा बता दिया। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन थी m मैक्सिमम थी कितनी 1 प्लस डी बाय एफ, 1 प्लस डी बाय एफ, ठीक है। और ये तब आती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट या व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस। द इमेज बड़ा लीस्ट डिस्टेंस बनती है तो हम बोल देते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है मैक्सिमम है, राइट। और डी सबको मालूम, डी कितना होता है 25 सेंटीमीटर, डी कितना होता है 25 सेंटीमीटर। एंड मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या आती है, इसको हम बोलते हैं बेटा d अपॉन f, d अपॉन f। और ये तब बनती है अगर हमारा इमेज का बनता है व्हेन द इमेज इज फाउंड एट द इंफिनिटी। जब इमेज इंफिनिटी बनती है तो उस कंडीशन में मिनिमम मैग्निफिकेशन आती है व्हिच इज d बाय f। अब आज न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं, तो न्यूमेरिकल्स में ट्रिक क्या है, कल जो आपने फार्मूलास डिराइव किए थे उन फार्मूलास में आपने v की वैल्यू को माइनस d पुट किया था। कल जो आपने फार्मूला डिराइव किया है उसमें आपने v को माइनस d पुट किया था और उसके बाद में ये वैल्यू आई थी। बट आपने फोकल लेंथ के लिए कोई कन्वेंशन नहीं लगाई, आपने फोकल लेंथ के लिए कोई कन्वेंशन नहीं लगाई थी, आपने सिर्फ v को माइनस d पुट किया था, तो ये फार्मूला बना था। यानी कि जब न्यूमेरिकल करेंगे तो जहां बेटा d की वैल्यू की बात आएगी पुट करने की, तो d को आप हमेशा प्लस 25 पुट करना, d को माइनस 25 नहीं पुट करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। d को प्लस 25 पुट करना। जहां पर भी d लिखा था ना तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आपने ऑलरेडी b को माइनस d पुट करके बनाया था, लेकिन आपने f को प्लस माइनस नहीं किया था, क्योंकि ये जो d की वैल्यू है ना बेटा, d की वैल्यू फिक्स है 25, बट फोकल लेंथ लेंस की अलग अलग होगी, कईयों में 25, कईयों में 20, कईयों में 30, ऐसे अलग अलग होगी। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना। चलो आज का क्वेश्चन पे, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन बेटा करते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास में है ए थिन लेंस, क्वेश्चन नंबर 1, अ थिन लेंस of focal length 5 centimeter is used as simple microscope by a person with normal near point of 25 centimeter. Find the magnifying power, find the magnifying power of microscope, ठीक है। तो आपने मैग्नीफाइंग पावर निकालनी किसकी, माइक्रोस्कोप की। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि इसमें एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है जिसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप, थिन कॉन्वेक्स लेंस, और उसको हम एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं। उसका फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। अब सबको मालूम है कि बेटा माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस होता है, सबको मालूम है। तो बेटा फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, प्लस 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। याद रखना फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, राइट। एंड नॉर्मल नियर पॉइंट कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड है। और ये भी क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगी, तो वो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है 1 प्लस d बाय f। तो 1 प्लस d की वैल्यू कितनी है 25 और f की वैल्यू कितनी है 5। तो बेटा 5 5 से 25, यानी 1 प्लस 5 दैट इज की 6 आ गया। मैग्नीफाइंग का फार्मूला, मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब इसमें कोई यूनिट नहीं लिखना, मैग्नीफाइंग पावर हैज नो यूनिट्स, मैग्नीफाइंग पावर हैज नो यूनिट्स, रिमेंबर इट।
मैग्नीफाइंग पावर हैज नो यूनिट्स। लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 6.25 है। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। एमजी का मतलब हो गया मैग्नीफाइंग ग्लास, यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है। इफ नियर पॉइंट, एनपी का मतलब नियर पॉइंट, इफ नियर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर from the eye and lens is held close to eye, then find part 1 distance of object from lens, and number 2 the magnification या angular magnification। तो बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या लिखा गया है कि भाई एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है 6.25 सेंटीमीटर एंड इट इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और इसको आपने कहां रखा है, आपके बिल्कुल पास में रखा है, और ऑब्जर्वर का नियर पॉइंट कितना है भाई 25 सेंटीमीटर है। अब वो कहता है कि भाई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द लेंस। तो बड़ा निकाल के दिखाओ, जो लोग देख रहे हैं वो निकाल के दिखाएं इसको कि कितना वैल्यू आएगा। चलो अब मैं इसको ऐसा करता हूं, इसका काम है नहीं, राइट। तो आज आपको मैं माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। फॉर्मूला मैंने इरेज कर दिया है। विजुअल एंगल क्या होता है ये सारा बताया मैंने। विजुअल एंगल की वैल्यू कैसे निकालनी है, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालनी है, बीटा कैसे निकालना है, ये सारा आपको मैंने बताया। ठीक है, चलो अब फटाफट हमें इसका आंसर निकाल के देखो। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। क्या है इसके अंदर कि भाई इसका सॉल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा देखो। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस में है, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जनरली v इज इक्वल टू कितना -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, -25 में इमेज डिस्टेंस इज v इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अंडरस्टूड है यार कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्वेश्चन है, तो अब इमेज कहां बनती है, अगर ये मेरे पास में लेंस है, ठीक है, और ये उसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इधर कहीं इमेज बनती है वर्चुअल इमेज। तो बेटा लेंस के लेफ्ट साइड से आप लेंस के सेंटर से डिस्टेंस नापते हो, तो यहां पे आपने क्या करना बेटा, u की वैल्यू को नेगेटिव u, और v इधर बन रहा है तो v की वैल्यू को भी क्या लोगे, नेगेटिव v लोगे, तो v अंडरस्टूड -25 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, u निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, तो बाय लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला लगा दो, तो लेंस फार्मूला लेंस मेकअप में लगाना, लेंस फार्मूला लगाना है, तो क्या होगा बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर आपने यहाँ पे v इज इक्वल टू -25 क्यों लिया, वहां पे आपने d को आपने 25 ले लिया था। तो याद रखें बेटा, जब मैं ये फार्मूला यूज करूंगा 1 + d/f, तो वहां मैंने v को ऑलरेडी -d लिया हुआ है फार्मूला डिराइव करते समय, कल देख लेना रिकॉर्डिंग जो भेजी थी उसमें। v को जब -d आप पुट करते हो, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप v को, जब आप v को एज इट इज यूज कर रहे हो, तो दोबारा से साइड कन्वेंशन पुट करने की कोई लॉजिक नहीं बनती, राइट। यहाँ पे आप d की वैल्यू को -25 नहीं रख सकते, क्योंकि वहां ऑलरेडी d को आप -d रख के फार्मूला डिराइव करते हो, राइट। बट हम यहाँ पे सिंपली लेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं, सिंपल लेंस फार्मूला, वी आर नॉट यूजिंग मैग्निफिकेशन फार्मूला। जब मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे तब हम d की वैल्यू को प्लस रखेंगे, और जब नॉर्मल लेंस फार्मूला यूज करेंगे तब हम लोग v की वैल्यू को -25 लेके चलेंगे। तो 1/f की वैल्यू है 6.25। चलो छोड़ो इसको, ऐसे देखो
और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास में ये आ जाएगा u निकालना, तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f कर देंगे, यानी ये आ जाएगा vf और ऊपर आ गया f माइनस v 1/u और u की वैल्यू आ जाएगी vf डिवाइड बाय f माइनस v। अब वैल्यू पुट करनी है आपको, तो वैल्यू पुट करना तो आपको आता ही है, सबसे आसान काम तो वैल्यू पुट करना है। तो v की वैल्यू -25 इनटू फोकल लेंथ इज 6.25 डिवाइडेड बाय f की वैल्यू है f इज 6.25, ठीक है, माइनस सॉरी तो 6.25 माइनस v की वैल्यू कितनी है -25, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो ये -25 इनटू 6.25 डिवाइडेड बाय ये प्लस हो जाएगा बेटा, तो कितना बनेगा ये कितना हो जाएगा ये 31.25, ठीक है बेटा 31.25 आ जाएगा। इसको आप बेटा सॉल्व करिए और सॉल्व करके मुझे बताओ फटाफट वैल्यू क्या आ रही है क्विकली। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं और कैलकुलेशन करके दिखाओ मुझे कितनी वैल्यू आ रही है, और ग्रुप में लिख देना कि ये क्लियर हुआ क्वेश्चन या नहीं क्लियर हुआ। और इसमें मैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, आप इसका मुझे आंसर फटाफट बताओ ग्रुप में कितना आ रहा है। इतने में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। आज मैं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के सारे न्यूमेरिकल्स जितना भी हो पाएंगे उतना करा देता हूँ और कल को आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप शुरू करा देंगे। अगला क्वेश्चन मेरे पास आएगा बेटा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आप उसका जो है वो सॉल्व करिए। मैं अभी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ क्वेश्चन का, मैं बोर्ड पे अभी स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको मत देखिए, आप जो है उतने टाइम के अंदर इसका आंसर मुझे बताओ कितना आ गया। और यार आपको जो मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, मैग्निफिकेशन वुड बी इक्वल टू पार्ट 2 होगा इसका, मैग्निफिकेशन वुड बी इक्वल टू 1 + d/f, ठीक है, वैल्यू पुट से सॉल्व करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है। इतने में क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, अ मैन विद नॉर्मल नियर पॉइंट reads a book with small fonts using magnifying glass. A thin convex lens of f equal to 5 centimeter. Part 1. What is closest and farthest distance at which he can read the book clearly? ठीक है, by using magnifying glass. Number 2, what is the maximum and minimum magnification, the magnifying power? ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो गए। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट क्विकली।
चलो भाई जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से। तब ये देख रहे हो या नहीं देख रहे हो आप लोग? ओके चलो, तो बेटा ये तुम्हारा होमवर्क है, तुमने करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन तुम्हारी आई जाएगी यहाँ पे 1 प्लस डी कितना होगा 25 और 6.25 यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको बेटा सॉल्व कर रहे हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। एंड जो भी वैल्यू आता है बेटा मुझे आप सॉल्व करके बता देना, ओके। सी पे दे अब बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, ये भी देख लो। हल्का सा मैं ट्रिक देता हूं आपको, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो अब इसमें क्या दिया है कि एक बंदा है जिसका नॉर्मल नियर पॉइंट है एंड ही इज रीडिंग द बुक विद स्मॉल फॉन्ट यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ कितना गिवन है +5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। ये गिवन है अपने को +5 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ गिवन है। कह रहा व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड द फारदेस्ट डिस्टेंस एट व्हिच ही कैन रीड द बुक क्लियरली। क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा और फारदेस्ट डिस्टेंस क्या होगा जहां पे वो बुक को क्लियरली रीड कर पा रहा है, ठीक है। अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, फॉर क्लोजेस्ट डिस्टेंस के लिए बेटा जो हमारा इमेज मस्ट बी फाउंड एट नियर पॉइंट। बेटा क्लोजेस्ट डिस्टेंस वो होगा जहां पे इमेज हमारा क्लियरली बन पाए, ठीक है। तो इमेज कहां पे बनना चाहिए क्लियरली 25 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए। यानी कि अब u क्लोजेस्ट निकालना है आपको, तो इस कंडीशन में आपको u1 निकालना है, तो उसके लिए बेटा v कितना होना चाहिए, द इमेज डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर व्हिच इज द नियर पॉइंट व्हिच इज -25 होना चाहिए। ओके सिंपल माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है, तो v -25 और फोकल लेंथ कितना है 5 गिवन है, राइट। तो बाय यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u, यहां से बेटा क्लियरली आप u की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहां से आपने u1 छोड़ो, आप u की वैल्यू को निकालोगे और आपका यहां से u आ जाएगा, ठीक है जी। यानी कि नियरेस्ट पॉइंट के लिए या क्लोजेस्ट डिस्टेंस के लिए आपका जो v होगा वो क्या होना चाहिए -25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फारदेस्ट के लिए क्या करोगे, फॉर फारदेस्ट डिस्टेंस तो इमेज है वो कहां बननी चाहिए, इमेज मस्ट बी एट इंफिनिटी। इमेज बेटा इंफिनिटी पे बननी चाहिए, यानी कि v शुड बी इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इसके लिए u निकाल दो, u डैश निकाल दो आप। अगेन बाय यूजिंग लेंस फार्मूला आप u डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से 1/f = 1/v - 1/u लगाते हैं, ठीक। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ऐसे फारदेस्ट और क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकल आएगा। अब बात आती है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन क्या होती है 1 + d/f, ठीक है। अगेन वैल्यू पुट करेंगे आगे आंसर, ठीक है। यानी कि 1 + d का 25 है और f की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 5 25 कितना आ गया 1 + 5 यानी कि 6 आ गया आंसर। और मिनिमम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है d/f, यानी कि 25/5 यानी कितना आ गया आंसर 5 आ गया काट के। तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन 5 और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन 6 आ गई, ठीक है। और ये सारी बेटा इन वैल्यूज को आप पुट करके यहाँ पे सॉल्व कर लेना और मुझे बताना कि u की वैल्यू कितनी आ रही है दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो गए,
टिल सिंपल माइक्रोस्कोप। अब कल के लेक्चर में मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, कैसे बनाते हैं उसको, ठीक है, वो सब कराऊंगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है बेटा, कल जो आपको रिकॉर्डिंग भेजी है प्लीज उसको देख लो। उसको देखने के बाद में ये रिकॉर्डिंग आपने दोबारा से देख लेनी है, तो आपको जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनका मतलब समझ में आएगा। ओके, डन फॉर टुडे।